बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करते क्या है? मतलब अभी इलाज क्या है उसके ऊपर? इलाज तो ये है कि या फिर आप उनसे सबमिट कर दो या फिर आप हार मान लो और उनसे कह दो कि ठीक है भई आप जैसा कहेंगे हम करेंगे या फिर बगावत का झंडा तो उठाना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से आपका नुकसान होने वाला है, इस तरह के डील के चलते अपना नुकसान होने वाला है और इधर आपकी लोकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर भी बुरा परिणाम होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इसमें सिर्फ कांग्रेस की जो समर्थक है या फिर बाकी विपक्ष के जो समर्थक है उतने ही लोगों का नुकसान होने वाला है। इस डील में तो नुकसान बीजेपी के जो पक्षधर है उनका भी होने वाला है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो हिम्मत दिखाते हुए मोदी जी नज़र नहीं आ रहे। मोदी जी एक डरपोक नेता है, ये एक बार नहीं कई बार सिद्ध हुआ है। हमने 1971 में इंदिरा गांधी का जो रूप देखा है, उनकी जो हिम्मत देखी है, उस समय तो भारत कुछ भी नहीं था। आर्थिक दृष्टि से भी भारत बहुत ही कमज़ोर देश था। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो हिम्मत दिखाई और इतनी दुनिया की ताकतें, सारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी देश सारे भारत के खिलाफ खड़े थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने जो हिम्मत दिखाई, उस तरह की हिम्मत दिखाते हुए मोदी जी नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई कहेगा कि 1971 की दुनिया और आज की दुनिया में फ़र्क है ना? वही तो हम कह रहे हैं कि 1971 में तो भारत कहीं भी नहीं था। दुनिया की तुलना में भारत कहीं भी खड़ा नहीं था। उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने जो 1975 तक जो स्टेप्स लिए, आप 2 साल की इमरजेंसी का एक दौर है वो छोड़ दीजिए, लेकिन 1975 तक हम स्पेस में भी पहुँच गए थे, हमारा अंतरिक्ष यान पहला स्पेस में पहुँच गया था, हमारा एटम बम का विस्फोट भी हुआ था और हमने बांग्लादेश युद्ध में जीत भी हासिल की थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे। ये इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। तो आज ज़रूरत है कि मोदी जो है वो खड़े हो जाए ट्रंप के खिलाफ और ये कहे कि भई हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने आपका इलेक्शन में कैंपेन भी किया। क्या उसका नतीजा ये होना चाहिए कि आप हम पर ही टूट पड़े और हमारा ही नुकसान हो, इस तरह की बातें करें। इस तरह की बात इस तरह का चैलेंज एक ट्रंप के सामने खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना उनके साथ में एक ज़िलानिमस अप्रोच के साथ खड़े होते हुए दिखेंगे, उतना वो आपको दबाएँगे। आपको उनके साथ सख्ती से कभी ना कभी पेश आना होगा। क्या होगा? इंदिरा गांधी ने थोड़ी विचार किया था। वे कल अगर जाकर अमेरिका की हम नाराज़गी ओढ़ लेते हैं, अमेरिका की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे इस युद्ध में तो हम हार जाएँगे। इस तरह की बात इंदिरा गांधी ने सोची नहीं। सारा मतलब आर्म्स एम्युनिशन का सपोर्ट पाकिस्तान को अमेरिका देने के लिए तैयार था और उसका अंदेशा इंदिरा गांधी को था। उसके बावजूद उस युद्ध में वो उतर गई, हमारी सेना के साथ और सेना के पीछे खड़ी रही और हमने वो युद्ध को जीता है। तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप डर डर के ट्रंप के सामने हाथ टेक दें। तो ये सब करना आप तो कहते हैं कि भई 56 इंच की छाती है, तो आपको तो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी ट्रम्प कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने जो सारे स्टेटमेंट्स किए थे जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद जो शुरू में उन्होंने दुनिया के कुछ देशों पर हमला किया था, हमला मतलब शाब्दिक हमला मैं कह रहा हूँ, शब्दों से हमला किया था। उसमें भारत सबसे अग्रणी था। वो कह रहे थे कि भारत को बहुत बिग टैरिफ अब्यूज़र ऐसा उसने भारत का एक बार नहीं, कई बार वर्णन वर्णन किया था। और ये बावजूद इसके कि मोदी जी उनकी दोस्ती की गुहार लगा रहे थे, उनके दोस्ती की दुहाई भी दे रहे थे। उसके बावजूद ट्रम्प जो है, वो इस तरह से भारत के बारे में इंडिया इज़ अ बिग टैरिफ अब्यूज़र ऐसा कह रहे थे। और उन्होंने फिर वो धमकी जो है उसको प्रत्यक्ष में भी उतार दिया और ये कह के कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। और फिर वो बाद में कम हुआ, 10% मिनिमम जो है उस पर आए और फिर एक बार भारत को मोहलत दी है, ये सब ठीक है। लेकिन अभी इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए जब वो ये कह रहे हैं कि भारत को अभी उसी तरह का डील अमेरिका के साथ करना पड़ेगा जिस तरह का डील इंडोनेशिया ने किया है, जो बहुत ह्यूमिलेटिंग है, आपने सही कहा कि उनको सारी लगभग सारी टर्म्स अमेरिका की माननी पड़ रही है। 19% का वो टैरिफ लगा रहे हैं और सारी बातें मतलब आप आपको हम जो बेचेंगे वो आपको खरीदना पड़ेगा और आप जो हमको बेचेंगे उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएँगे।
ये तो बहुत ही एक तरफा डील है। इस तरह का कोई डील अगर भारत को अमेरिका के साथ साइन करना पड़ेगा, मतलब अगर भारत साइन करता है तो इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन तो दूसरा कोई नहीं होगा। मुझे लगता है वक़्त आ गया है कि अभी ट्रम्प को लाल आँख दिखाने की, चाइना को तो जाने दीजिए आप, चाइना को तो आप दिखाने से रहे। इतना हमारी टेरिटरी में घुस के वो हमारा नुकसान कर दिया, हमारे कई सैनिक उसमें मारे गए। उसके बावजूद भी आपने कहा कि कोई अंदर आया नहीं है। कल तो आप ये भी कहेंगे कि नहीं-नहीं कोई टैरिफ नहीं लगाया ट्रम्प ने। टैरिफ लगाने के बाद भी आप कहेंगे नहीं कोई टैरिफ नहीं लगाया, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो अभी समय आ गया है कि आप चाइना को तो नहीं दिखा पाए, अमेरिका को तो लाल आँख दिखाइए। यही है कि बिल्कुल हमको मंज़ूर नहीं है और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ में सारे देशों को, सिर्फ भारत को नहीं, सारे उन देशों को इसी तरह से डील करना पड़ेगा। अब नाटो भी उसमें उतर गया है। नाटो कहता है कि भई आपको रशिया से जितना आप ज़्यादा डील करेंगे, रशिया के साथ में जितना आपका ट्रेड बढ़ेगा, उतना आपका नुकसान होगा। भारत का नाम लेके नाटो ने कहा है। अब एक तरफ अमेरिका और नाटो के बीच में भी ठनी हुई है। उधर नाटो भी अलग से हमको प्रेशराइज़ कर रहा है और इधर अमेरिका भी प्रेशराइज़ कर रहा है। तो बिल्कुल जो इंग्लैंड के साथ में भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें हमारा बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। उसमें हम इंग्लैंड का ज़्यादा फ़ायदा है। इसके तथ्य सामने आ चुके हैं, उसके एनालिसिस भी हम बहुत लोगों ने कर चुके हैं। उसी तरह से अमेरिका के साथ में अगर हमारा कोई भी ट्रेड डील इस तरह से हम साइन करेंगे जिसमें हमारे से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो, तो ये तो वही बात हुई कि किसी गरीब और रईस के बीच में कोई डील हुआ और उसमें फ़ायदा रईस का हो रहा है। हम तो ठीक है, हम तीसरे नंबर पर इकोनॉमी, लेकिन अमेरिका की तुलना में तो हम बहुत ही गरीब हैं। अगर कोई ऐसा डील हम साइन करते हैं जिससे हमारा नुकसान ज़्यादा हो और अमेरिका का फ़ायदा हो, तो फिर आप के 56 इंच का फ़ायदा क्या है? और एक बहुत ही कुशल और बहुत कड़क नेतृत्व आपका है। इस तरह की जो आप हमेशा ही हामी भरते हैं कि हम भारत को बहुत एक सक्षम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं मोदी, इस तरह की जो बात की जाती है, तो किस तरह का सक्षम नेतृत्व है ये, जो अमेरिका के सामने एक बार नहीं कई बार झुक जाए? तो अभी समय आ गया है कि आप अपनी ताकत का इज़हार करें, आपकी हिम्मत जो आप में है वो दिखाएँ। ये समय है आपकी हिम्मत दिखाने का। वो 3 दिन का जो एक आपने तथाकथित युद्ध किया है पाकिस्तान में के साथ में, उसमें कोई हिम्मत आपकी दिखी नहीं है। अभी अमेरिका के सामने हिम्मत दिखाने की आप का मौका है, दिखाइए और कुछ कर गुज़रिए। और अमेरिका को ये इस बात का एहसास हो कि अगर भारत जैसा और भी कोई खड़े हो जाए हमारे खिलाफ, तो ये जो ट्रम्प का एक एकाधिकारशाही जिसको कहते हैं वो चल रही है, वो नहीं चल पाएगी। तो आप शुरुआत कीजिए, आप दुनिया को लीड करने का, अमेरिका के खिलाफ दुनिया को लीड करने का ये सुनहरा मौका है और आप करके दिखाइए और भारत को इस चंगुल से, जो जिस चंगुल में अमेरिका भारत को फँसाना चाहता है, उससे निकालिए। तभी जाकर इस बात को लोग वही हमारा नुकसान भी होता चला जा रहा है। विवेक जी। जी, दिनेश जी बिल्कुल देखिए रशिया के साथ में हमारे बहुत सालों से, मतलब बहुत दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं। वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर वाला फैक्टर था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हालाँकि हम एक न्यूट्रल देश के रूप में ही हमेशा बने रहे पंडित नेहरू के ज़माने से, जब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट आया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो दौर भी आता है जब आपको किसी एक ताकतवर ब्लॉक के साथ में दिखना पड़ता है, ताकि दूसरा जो ताकतवर ब्लॉक है, जो आपको किसी तरह से शह देना चाहता है, मात देना चाहता है, किसी तरह से आपको तकलीफ देना चाहता है, उसके खिलाफ एक काउंटर वेट करके आप किसी दूसरे ताकतवर ब्लॉक के साथ में खड़े दिखते हैं, तो उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जो आपके ऊपर हावी होना चाहता है, जो डोमिनेटिंग दूसरा एक पोल है दुनिया की पॉलिटिक्स का, तो उससे अगर बचना है तो आपको इस तरह से राजनीति भी करनी पड़ती है। हालाँकि मिडल ऑफ द रोड वाला जो हमारा एक न्यूट्रलिटी वाला पॉलिसी था, वो तो हम चलाते ही थे। मतलब न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किसी भी तरह से, मतलब नुकसान भी हो जाए देश का, तो भी हम न्यूट्रल ही रहेंगे। इस तरह की कोई एक बेवकूफ़ भरी कोई न्यूट्रलिटी हमारी नहीं थी। हालाँकि आम तौर पर हम न्यूट्रल थे ही, लेकिन जब ज़रूरत हो तो किसी एक ब्लॉक के साथ में रहना, ये हम उस ज़रूरत
के तहत हम उस ब्लॉक के साथ में खड़े भी रहते थे, जैसा रशियन ब्लॉक था। तो मतलब सोवियत ब्लॉक था, उसके साथ में हम हमेशा खड़े रहे और बहुत परंपरागत तरीके से रशिया के साथ में हमारी दोस्ती बनी रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया मोदी आने के बाद। कांग्रेस के गवर्नमेंट की ये पॉलिसी तो हम रशिया के साथ नहीं खड़े रहेंगे, ये उन्होंने नहीं किया। ये एक बहुत रियल पॉलिटिक का हिस्सा होता है कि नहीं, ये तो करना ज़रूरी है। तो आज जो तेल के रूप में हमको फ़ायदा हो रहा है रशिया के साथ में जो हमारा डील चल रहा है, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए रशिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। ये बहुत ज़रूरी है। चाइना के मामले में थोड़ा-सा फ़र्क है। चाइना के मामले में फ़र्क ये है कि चाइना ये नहीं चाहेगा कि भारत और अमेरिका के साथ में भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो और उसका कुछ दुष्परिणाम जो है वो चाइना को झेलना पड़े। इसलिए चाइना के लिए भारत के साथ में रिलेशनशिप इस तरह की बना के रखना, ये एक कंपेलिंग फैक्टर हो सकता है। उसके बावजूद वो नहीं बना के रखता है। देखिए, हमको हम एक अमेरिकी अलायंस पार्टनर के रूप में हम चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ये चाइना को पता है, उसके बावजूद चाइना हमारे साथ में सख्ती से पेश आता है। वो कहीं भी हमको खुश रखने की कोशिश नहीं करता है। उल्टे उनका जो एक्सपोर्ट है भारत में, वो बहुत ज़्यादा हेवी है। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। तो लेकिन रशिया के साथ में हमारा जो ऐसा इस तरह का कोई कंपल्शन नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे तो रशिया को कुछ उसमें नुकसान होने वाला है, जो चाइना को हो सकता है। तो उसके बावजूद हम रशिया के फेवर्स नहीं ले पा रहे। अब हम तेल के मामले में हमने उनसे एक कंसेशनल रेट पे तेल खरीदा है और उसके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका यूरोप को एक्सपोर्ट भी किया, उसमें फायदा भी कमाया है। उसके बाद हमारा डिपेंडेंस पूरी तरह से रशिया पर है। रशिया का डिपेंडेंस हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी लिहाज से स्ट्रेटेजिक रीजन से भी नहीं है और इकोनॉमिक रीजन से भी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम रशिया को अगर नहीं दे तो रशिया का रशिया मुश्किल में आ जाएगा। ये हमारे बारे में लेकिन सच है। रशिया की तरफ से जो आर्म्स एम्युनिशंस की का सप्लाई हमको होता है उसका अगर और ऑयल जो हमको मिल रहा है उससे हम अगर वंचित हो जाए तो हमारा बहुत नुकसान होगा क्योंकि आर्म्स एम्युनिशंस हमको ज्यादातर रशिया की तरफ से आते हैं। उसमें भी बीच में ऐसा हो गया था कि जब से चाइना और रशिया का एक्सेस बना है तब से मैं इसको एक बहुत स्ट्रेंज कोइंसिडेंस नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि इसका हमने अभ्यास करना चाहिए कि जो आर्म्स एम्युनिशंस के स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई है वो रशिया की तरफ से हमको बहुत स्लो आ रहा था। इसलिए हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर भी असर हो रहा था और ये जो स्लो सप्लाई था ये उस समय से हो रहा था जिस समय से हमारा चाइना के साथ में गलवान में एक युद्ध जैसा परिस्थिति छिड़ गई थी। उस समय से रशिया की तरफ से हमको जो आर्म्स एम्युनिशंस की सप्लाई स्पेयर की सप्लाई है उसमें कमी आई थी। तो ये कोई ऑर्डिनरी कोइंसिडेंस नहीं है। क्यों रशिया की तरफ से स्लो सप्लाई हो रहा था ये इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। इधर चाइना हमको तकलीफ में डाल रहा था, उधर रशिया की तरफ से स्पेयर पार्ट्स स्लो सप्लाई हो रहा था। कुल मिलाकर ऐसा है कि न तो हम अमेरिका के साथ में हमारी कोई दोस्ती उभर कर सामने आई है, न हमारी चाइना के साथ में कोई रिकंसिलिएशन हमारा हुआ है और न ही रशिया के साथ में हमारे कोई ऐसे रिलेशंस है जिसको हम काउंटरवेट करके इस्तेमाल कर सके। और हमारे बाकी जो नजदीकी देश है, जो इमीडिएट हमारे जो कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा किसी जमाने में सार्क के रूप में एक हमारी नजदीकियां बनी थी। जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई सार्क को खत्म करने का ही उन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठा लिया था कि सार्क वाले कुछ नहीं, तो हम किस ग्रुप के एक बहुत ही पावरफुल मेंबर के रूप में सामने आए? कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। ब्रिक्स है लेकिन ब्रिक्स के ऊपर भी ब्रिक्स का भी कोई अमेरिका के साथ ट्रंप ने जो कुछ भी ब्रिक्स के साथ में रिलेशनशिप अमेरिका की खराब हुई है उसके चलते और हम ब्रिक्स के एक मेंबर हैं और डॉलर डी डॉलराइजेशन का अगर कोई कोशिश होगी तो हम उन सारे देशों के खिलाफ सैंक्शंस लगाएंगे जो इस तरह की बात करते हैं। ऐसा उन्होंने कहा और डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस जो है वो ब्रिक्स में चल रही है। उसकी उसकी चर्चा ब्रिक्स में हुई है। हालांकि बाद में क्लैरिफाई हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होगा वगैरह।
लेकिन कुल मिलाकर किसी भी ऐसे ग्रुप का हम सदस्य नहीं है, किसी एक ऐसे पावरफुल देश के साथ में हम खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं और न ही जी, हम किसी न्यूट्रल एक आर्बिटर के रूप में सामने आए हैं। कोई एक ऐसा बड़ा ग्रुप है नॉन अलाइन्ड जैसा जिसके साथ में हम खड़े हैं कि हमारी कोई ताकत दुनिया में बनी रहे। इस तरह का कोई भी हमारा अलायंस पार्टनर आज दुनिया में नहीं है। तो आपने किस मतलब ये कौन से मोड़ पर देश को लाके रखा है? क्या किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है आपकी, जिसमें हम पूरी तरह से आइसोलेट ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं? चाहे कोई भी ग्रुप रहे, चाहे कोई भी पार्टनरशिप रहे, हम आइसोलेटेड ही नज़र आ रहे हैं दिन-ब-दिन और ज़्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पॉलिसीज़ है, वो हमको कहीं भी ना घर का ना घाट का इस स्थिति में ले आई है आज। और जी, इसके ऊपर क्या इलाज है, ये किसी के नज़र में नहीं आ रहा है। और मोदी पूरी तरह से क्लूलेस है। हमारे विदेश मंत्री पूरी तरह से क्लूलेस है कि किस तरह से इन समस्याओं के साथ हम जूझ सकते हैं या फिर इसमें से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए इनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो जी, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत को एक नए दिशा की और एक नए विज़न की आवश्यकता है, जो आज के नेतृत्व में उसकी पूरी तरह से कमी दिखाई दे रही है। पता नहीं आने वाले समय में हम और कितनी अड़चन में आने वाले हैं और मोदी सरकार हमको किस दिशा में ले जाएगी, इसका आज तो कोई अंदेशा नहीं है, आज तो हम बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, दिनेश जी।